सो हेलो वेलकम गाइस, मैं सगानी आपका हमारे चैनल से प्लेसमेंट्स पहली स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो जो हमारी जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के एक्सप्लेनेशन की सीरीज चल रही थी, उसकी जो समरी की सीरीज चल रही थी उसी का पार्ट होने वाला है और ये होने वाला है चैप्टर 1 का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, तो चालू करते हैं। सो ये जो चैप्टर 1 है उसमें बेसिकली जो पार्ट 2 है उसमें जो बेन ग्राहम जी है वे कहते हैं कि जो इन्वेस्टर है मेनली उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है डिफेंसिव इन्वेस्टर, एक होता है एंटरप्राइज इन्वेस्टर। सो डिफेंसिव इन्वेस्टर क्या होता है? डिफेंसिव इन्वेस्टर यानी एक ऐसा इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट को कम टाइम दे सकता है। वो बंदा बेसिकली रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दे नहीं सकता, यानी बेसिकली वो बंदा पैसिव इन्वेस्ट करेगा, या तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर वो जो ये स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा टाइम दे नहीं सकता, जिसकी वजह से उसको कम रिटर्न्स मिलेंगे। और उसके खिलाफ एक और बंदा होता है, एक और टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं एंटरप्राइज इन्वेस्टर, और वो एक ऐसा बंदा होता है जो अपने रिसर्च को बहुत टाइम दे सकता है, स्टॉक मार्केट को बहुत टाइम दे सकता है, और बेसिकली वो बंदा जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न भी एक्सपेक्ट करेगा क्योंकि वो ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बेन ग्राहम जी के हिसाब से आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप अपने रिसर्च को कितना टाइम देते हो। ठीक है, को पता चलना चाहिए कि आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हो या फिर आप एक एंटरप्राइज इन्वेस्टर हो। आप दोनों नहीं हो सकते, आप या तो बहुत टाइम दे सकते हो स्टॉक मार्केट को, या तो आप नहीं दे सकते, और इसके हिसाब से आपको अपने रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे यहाँ पे डिफेंसिव इन्वेस्टर की, और बेसिकली डिफेंसिव इन्वेस्टर को कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो बेन ग्राहम जी है वो यहाँ पे एसेट एलोकेशन की भी बात करते हैं। वे कहते हैं कि जो एसेट एलोकेशन है वो कुछ अलग अलग परसेंटेजेस में हो सकता है, यानी वे यहाँ पे कहते हैं कि मेनली यानी जो डिफेंसिव इन्वेस्टर है वो रियल एस्टेट में ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसके पास मेनली सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के, एक होता है बॉन्ड, एक होता है स्टॉक। सो बेसिकली उसको अपना जो पोर्टफोलियो है वो तकरीबन 25 से 75% के आजू बाजू दोनों में से किसी एक में लगा देना है, और बाकी का जो परसेंटेज बचता है वो दूसरे में लगा देना है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, सो वो 25% स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है, बाकी का 75% पैसा, या फिर बाकी का 75% अपना पोर्टफोलियो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर इसका विपरीत कर सकता है, 25% बॉन्ड में कर सकता है, 75% स्टॉक में कर सकता है, या फिर वो हमारे जैसा कुछ कर सकता है। जैसे हमने अभी थोड़े टाइम पहले जो हमारा जो पोर्टफोलियो एलोकेशन था कुछ ऐसा था कि हम 30% हमने अपना पैसा कैश में रखा था, 30% हमने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था, और 40% हमने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था। सो भी आगे यहाँ पे बेन ग्राहम जी कहते हैं कि क्योंकि ये जो डिफेंसिव इन्वेस्टर है वो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता इसके लिए, सो उसके लिए एक जो 50-50% होता है वो एक ज़्यादा बेहतर एसेट एलोकेशन हो सकता है, यानी वो 50% अपना पैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता है और 50% पैसा वो अपना स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो आप मुझसे बोलोगे कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि अगर हम एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर है, अगर हम रिसर्च कर सकते हैं, सो हमें क्या रिसर्च करनी है, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किस में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में कम इन्वेस्ट करना चाहिए। और बहुत सारे यूट्यूबर आप अगर देखोगे तो वो लोग बोलते हैं कि आपको अपने एज के हिसाब से करना चाहिए। समझ जाए कि आपकी एज 20 है, सो आपको 20% बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए और 80% स्टॉक में करना चाहिए। अगर आपकी एज 50 है सो आपको 50% बॉन्ड में, 50% स्टॉक में करना चाहिए। अगर आपकी एज 80 की है सो आपको 80% बॉन्ड में करना चाहिए, 20% स्टॉक में करना चाहिए। और ये बिल्कुल भी गलत है, ये बहुत गलत है। ये कितना गलत है मैं आपको बता नहीं सकता, वो यानी शब्द में बयां नहीं कर सकता मैं, इतना ज़्यादा गलत है। क्योंकि बेसिकली अगर हम देखेंगे सो अगर समझ है कि मैं फिलहाल 20 साल का हूँ और स्टॉक मार्केट में अभी बबल चल रहा है, यानी हर एक चीज़ के प्राइस बहुत ऊपर जा चुके। सो अभी मैं अपना जो पैसा है, मेरा जो पोर्टफोलियो है उसका 80% मैं इतने हाई प्राइस, इतने बबल वाले स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। सो ऐसे में कर क्या सकता हूँ मैं, ऐसे में मैं तकरीबन सिर्फ 25% स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और बाकी का जो 75% है उसको मैं बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यानी आपको यहाँ पे ये सब चीज़ों को मीन्स ये सब जो यूट्यूबर्स हैं वो बहुत बेकार के फॉर्मूला वो सब चीज़ें बताते हैं, आपको वो सब चीज़ों पर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस यहाँ पे अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, आपको पता लगाना है कि क्या ये जो स्टॉक मार्केट है उसमें मुझे जो स्टॉक है वो सही वैल्यू पे मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको सस्ते स्टॉक मिल रहे हैं तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, अगर आपको नहीं मिल रहे तो बेसिकली आपको बाय डिफॉल्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, सो इसके ऊपर हमने दूसरा वीडियो भी बनाया था, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। लेकिन बेसिकली जो पूरा वीडियो था उसका जो मेन पॉइंट था वो यही था। अगर आपने वो मेन पॉइंट समझ में आ गया तो बेसिकली आपने वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो कुल मिला के यहाँ पे जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो आप कुछ ऐसा कर सकते हो। और जो बेन ग्राहम जी है उनके हिसाब से आपको, अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हो और आपको ज़्यादा रिसर्च करने की मीन्स क्या बोलते हैं टाइम नहीं है आपके पास, तो बेसिकली आप 50-50% दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अभी आगे जो बेन ग्राहम जी है वो इस किताब में अपना जो प्रेडिक्शन है उसकी बात करते हैं कि इसकी जो पहले वाली जो एडिशन था
यानी जो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का 1965 का जो एडिशन था उन्होंने उसमें कुछ प्रेडिक्शंस किए थे और वे कहते हैं कि अभी हम चेक करेंगे कि क्या वो जो प्रेडिक्शंस है वो राइट निकले या फिर रॉन्ग निकले, वो सब चीज़ें। और वे कहते हैं कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने प्रेडिक्शन क्यों किए थे, ताकि इससे हमें बेन ग्राहम जी की जो थिंकिंग है उसके बारे में पता चले। ठीक है, सो अभी बेन ग्राहम जी यहाँ पे आगे कहते हैं कि हमने जो अपना जो रिटर्न्स के जो प्रेडिक्शंस किए थे वो अभी मैं आपके सामने बताता हूँ। वे कहते हैं कि जो तभी था यानी 1965 में जो बॉन्ड्स थे, बॉन्ड पे हमें तकरीबन 4.5% का यील्ड मिल रहा था, यानी 4.5% का इंटरेस्ट मिल रहा था। और जो स्टॉक थे, स्टॉक का जो डिविडेंड था वो तकरीबन 3% के आजू बाजू था, यानी हर एक स्टॉक का जो एवरेज डिविडेंड था वो तकरीबन 3 से 3.2% के आजू बाजू था। और उनके हिसाब से जो स्टॉक के जो प्राइस इंक्रीज यानी जो प्राइस एप्रिसिएशन से जो प्रॉफिट होने के जो चांसेस थे, यानी जो स्टॉक एप्रिसिएशन से जो रिटर्न थे वो तकरीबन 4% के आजू बाजू थे। अभी ऐसा क्यों, इसमें बहुत सारे अलग अलग रीजंस आते हैं। इनमें कुछ जो रीज़न है वो कुछ ऐसे हो सकते हैं कि वो बेसिकली जो इकोनॉमी है वो तकरीबन 4-5% के आजू बाजू से ग्रो हो सकती है, और उनको लगा कि भाई कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो भी 4-5% के आजू बाजू से ग्रो हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो कंपनी के जो शेयर है उसमें भी 4-5% का इंक्रीज हमें देखने मिल सकता है। ठीक है, और ये सब जो चीज़ें हैं वो डिटेल में आगे वो इस किताब में बताते हैं। उसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा, सो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो वे कहते हैं कि जो प्राइस एप्रिसिएशन के जो रिटर्न थे स्टॉक से वो तकरीबन 4% के थे। सो कुल मिला के हमें स्टॉक से कितना रिटर्न हो सकता है, कुल मिला के स्टॉक से हमें 4% प्राइस एप्रिसिएशन का यानी 4% प्राइस बढ़ने का, और साथ ही साथ हमें तकरीबन 3 से 3.5% हमें डिविडेंड से भी रिटर्न मिल सकता है। यानी कुल मिला के स्टॉक से हमें 7.5% के आजू बाजू का रिटर्न मिल सकता है। यानी कुल मिला के स्टॉक से हमें 7.5% का रिटर्न मिलेगा और बॉन्ड से हमें तकरीबन 4.5% का रिटर्न मिलेगा। सो अभी हमारा जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो है 50% बॉन्ड में, 50% स्टॉक में। सो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई हमें यहाँ पे बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना ही क्यों है, हमें स्टॉक में 7.5% का रिटर्न मिल रहा है, बॉन्ड में हमें 4.5% का रिटर्न मिल रहा है। सो अभी हम बॉन्ड में इन्वेस्ट क्यों करें, हमें यहाँ पे 3% ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है स्टॉक में, सो हमें स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो स्टॉक और जो बॉन्ड है दोनों के जो रिटर्न्स है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं, और हम में से किसी ने भी फ्यूचर नहीं देखा, इसलिए हमें पता नहीं कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे अगर आने वाले कुछ समय में अगर इकोनॉमी में क्रैश आ गया, एक रिसेशन आ गया, जिसका वजह से जो स्टॉक के जो रिटर्न्स थे वो इतने अच्छे नहीं होने वाले, जो हमने 4% गिना था वो 4% नेगेटिव में भी हो सकता है, उनके प्राइस बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक के जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव में जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो बॉन्ड है, बॉन्ड के रिटर्न्स वो टाइम पे चमक सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि कभी भी किसी भी देश में जब रिसेशन आता है या फिर जो इकोनॉमी है वो थोड़ी बहुत अनस्टेबल हो जाती है, सो उस देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया का RBI है या फिर जो अमेरिका है उसका फेडरल रिजर्व है, सो बेसिकली वो जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को थोड़ा बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से जो क्या बोलते हैं लोन जो उठाने की जो आसानी है वो बढ़ जाती है। यानी जो बिजनेसेस है या फिर जो लोग हैं वो लोग एकदम कम दाम पे लोन को उठा सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़े बहुत उनको क्या बोलते हैं इकोनॉमिक रिकवरी देखने मिल सकती है उनको, जैसे अभी 2020 में भी हुआ था। ठीक है, सो अगर कुल मिला के यहाँ पे अगर एक इकोनॉमिक रिसेशन आता है, सो जो बॉन्ड की जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होने वाले, जिसकी वजह से जो पुराने बॉन्ड थे जिनकी इंटरेस्ट रेट 4.5% थी उनका प्राइस बढ़ने वाला है। जैसे अगर हम अभी के फिलहाल के करंट सिचुएशन की बात करेंगे, सो 2001-2002 में जो बॉन्ड थे उनके जो रिटर्न थे उनकी इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छी खासी थी, 8% 9% की आजू थी, और वही बॉन्ड की जो कीमत है आज वो तकरीबन 10 से 20% के प्रीमियम पे अवेलेबल है, जिसकी वजह से क्योंकि जो अभी की जो रिटर्न है रिटर्न बहुत कम है, अभी का जो बॉन्ड का जो एवरेज रिटर्न हो तकरीबन 5 से 6% के आजू बाजू का है। अभी ये डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे पीरियड के बॉन्ड खरीदते हो। तो बेसिकली कुल मिलाकर मैं समझाना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगर जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता है, तो बॉन्ड के जो प्राइजेस है, जो पुराने बॉन्ड के जो प्राइजेस है वो इंक्रीज होने वाले हैं। ठीक है, सो कुल मिला के अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती, तो हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बॉन्ड और स्टॉक के प्राइस को कैसे ऊपर नीचे करता है, उसको कैसे इफेक्ट करता है। सो उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के इसीलिए आपको कभी भी 100% बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और कभी भी 100% स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको अपने पोर्टफोलियो में दोनों ही चीज़ें थोड़ी थोड़ी रखनी चाहिए। ठीक है, और वे आगे यहाँ पे कहते हैं कि हमने हमारा पोर्टफोलियो कुछ ऐसे बनाया था, यानी कुल मिला के हमारा समझ है कि हमें 100 रुपया इन्वेस्ट करना है, तो 100 रुपये में से 50 रुपये हम स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, और वो स्टॉक पे यानी जो हमने 50 रुपया उसमें इन्वेस्ट किया था उस पर हमें तकरीबन 7.5% का रिटर्न मिलेगा। यानी कुल मिला के हमें अगले साल यानी एक साल में 3.75 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। और जो हमने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था वो बॉन्ड में हमने तकरीबन 50 रुपये इन्वेस्ट किया और उस पर हमें 100 रुपये पे 4.5 रुपया मिल रहा था, यानी 50 रुपये पे हमें तकरीबन 2.25 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, सो कुल मिला के 3.75 प्लस 2.25 दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, सो जो रिटर्न है वो हो जाते हैं 6 रुपये के,
यानी 100 रुपये में हमें 6 रुपये का रिटर्न मिलेगा। यानी कुल मिला के जो हमारे एवरेज ओवरऑल रिटर्न है वो हो जाते हैं 6% के, अगर जो स्टॉक मार्केट है उसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं आता और जो बॉन्ड मार्केट है उसमें भी कुछ ऊपर नीचे नहीं होता। सो कुल मिला के उनके जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स थे उन्होंने बोला कि हमने 6% के आजू बाजू के रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए थे। और वे आगे यहाँ पे कहते हैं कि हमने यहाँ पे क्रैश भी एक्सपेक्ट किया था। क्रैश हमने इसलिए एक्सपेक्ट किया था क्योंकि अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ समय में जो प्रॉफिट ग्रोथ है या फिर जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो तकरीबन 4-5% के रेट के हिसाब से चल रहा है, और जो डिविडेंड भी है वो भी उसी रेट के हिसाब से चल रहा है, यानी 3-3.5% के हिसाब से चल रहा है। सो स्टॉक के जो कुल मिला के जो रिटर्न है वो तकरीबन 7.5% के आजू बाजू ही होने चाहिए थे। लेकिन पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ सालों में जो स्टॉक के जो रिटर्न है वो पर ईयर 10% के आजू बाजू होने लग चुके हैं, जिसकी वजह से जो स्टॉक है वो थोड़े बहुत ओवरवैल्यू हो चुके हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन मिल सकता है हमें देखने के लिए। यानी कुल मिला के मेरी बात आप समझिए कि अगर कोई एक चीज़ यानी जो स्टॉक मार्केट है उसमें हमें असली में 7.5% रिटर्न मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा है हमें 10% का रिटर्न। सो अब ये जो रिटर्न है इसको कवर करने के लिए जो स्टॉक मार्केट है वो गिरने ही वाला है। वो कितना भी गिरे उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो कब गिरेगा उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो गिरने वाला है, ये तय है। ठीक है। सो कुल मिला के वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट है उसमें भी क्रैश होने के चांसेस है, और वे कहते हैं कि ये प्रेडिक्शन हमने तकरीबन 6 साल पहले किए थे, और आज हम चेक करते हैं उनमें से कितने प्रेडिक्शंस राइट निकले। वे सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे कि जो स्टॉक मार्केट था उसमें तो क्रैश आया ही, यानी उनके हिसाब से उनका जो प्रेडिक्शंस था कि स्टॉक मार्केट में क्रैश आएगा वो राइट निकला। लेकिन स्टॉक मार्केट के साथ ही साथ जो बॉन्ड मार्केट था उसमें भी क्रैश आया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट था वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ। अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है, हमें पता है कि जो पुराने बॉन्ड थे उनका प्राइस इंक्रीज होने वाला है, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तब जो बॉन्ड के जो प्राइजेस है, जो पुराने बॉन्ड थे उनके प्राइजेस कम होते हैं, जिसकी वजह से वे कहते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से जो हमारे बॉन्ड थे, जो पुराने बॉन्ड थे जो हमने खरीदे थे उसमें हमें बहुत लॉस हुआ। यानी जो बॉन्ड मार्केट था, यानी जो पुराना जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड मार्केट था उसमें भी हमें क्रैश देखने मिला। और वो बेसिकली कहते हैं कि ये जो चीज़ है, जो बॉन्ड मार्केट में क्रैश था वो थोड़ा बहुत मनी मार्केट में फ्लक्चुएशंस के वजह से आया। सो वे कहते हैं कि अभी 6 साल के बाद जो बॉन्ड का जो एवरेज यील्ड है वो हो चुका है तकरीबन 7.5% का, यानी बॉन्ड हमें 7.5% का रिटर्न दे रहे हैं, और उसके विपरीत जो स्टॉक है वो अभी भी हमें तकरीबन 7-7.5% का रिटर्न दे रहे हैं, यानी अभी दोनों ऑलमोस्ट एकदम सेम टू सेम रिटर्न दे रहे हैं। सो भी आगे का जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें आपको बताने वाले कि उनकी जो फ्यूचर की प्रेडिक्शंस है वो क्या होने वाली है, कैसी होने वाली है, और उन्होंने क्या सोच के प्रेडिक्शंस की थी। ठीक है, लेकिन अभी ये वीडियो हम कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पे कि बेसिकली वे यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारे जो रिटर्न्स है दोनों के स्टॉक के बॉन्ड के ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं, और हमने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये चीज़ एकदम अचानक से एकदम सरप्राइज के जैसे मिल गई हमें कि अचानक से बॉन्ड के प्राइस ने हमें सरप्राइज मारा। सॉरी, गाली नहीं दे सकता इस चैनल पे, लेकिन कुल मिला के यही चीज़ हुई थी। वे कहते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है उसका नेचर ही कुछ ऐसा है, वो हमेशा आपको सरप्राइज करने के पीछे रहता है, जिसकी वजह से आपको कभी भी अपने पोर्टफोलियो का जो पूरा जो पैसा है वो किसी एक जगह पे, किसी एक एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। ठीक है, और इसके आगे वे कहते हैं कि इसके पहले वाले पार्ट में जो हमने रिस्क फैक्टर की बात की थी कि हर एक जो इन्वेस्टमेंट है उसके साथ एक रिस्क फैक्टर आता है। सो ये जो रिस्क फैक्टर है वो हमें यहाँ पे साफ साफ देखने मिला, यानी हमें जो रिस्क फैक्टर है उसका प्रूफ मिला कि हर एक आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसके साथ कुछ ना कुछ रिस्क होता ही है। जो हमारे इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने रिस्क फैक्टर की बात की थी कि कोई भी जो बंदा है अगर वो स्टॉक या बॉन्ड खरीदता है तो उसके साथ ही साथ वो एक रिस्क खरीदता है, और कोई भी बंदा है जो स्टॉक या बॉन्ड बेचता है तो उसके साथ ही साथ एक रिस्क बेचता है और साथ ही साथ एक दूसरा रिस्क खरीदता भी है। ठीक है, सो बेसिकली ये जो रिस्क फैक्टर है ये हमेशा एक इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और हमेशा आपको इसका कैलकुलेशन करना ही चाहिए। आप कभी भी देखोगे सो आपको ये जो हर एक चीज़ मीन्स आपको हर एक पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करनी चाहिए कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये चीज़ें हो सकती है, ये चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी इतनी है, प्रोबेबिलिटी इतनी है, देन उसके बाद आपको उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो कुल मिला के जो बेन ग्राहम जी है वे यहाँ पे यही चीज़ की बात करते हैं, और हमें इससे एक और चीज़ सीखने मिलती है, इससे एक और चीज़ ही सीखने मिलती है हमें कि जो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें थोड़े बहुत लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए क्यों करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए करना चाहिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट में क्रैश आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक्स है उसके जो रिटर्न्स अच्छे ही रहने वाले। अगर आप उस स्टॉक को सही प्राइस पे खरीदते हो तो इससे हमें स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो सलाह है वो सलाह मिलती है, और साथ ही साथ इसमें हमें जो बॉन्ड मार्केट है उसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की सलाह मिलती है। अभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहिए क्योंकि कुल मिलाकर जैसे हमने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था कि आपका जो क्या बोलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन है वो पूरा जो पोर्टफोलियो है वो बॉन्ड में ही रहना चाहिए, और उसके बाद जैसे जैसे आपको क्या बोलते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी सो बेसिकली आपको उसके बाद वो अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसके ऊपर। सो इसलिए जो हमारा जो
जो बॉन्ड का जो इन्वेस्टमेंट है वो बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए होना चाहिए। अगर हम बहुत लंबे बॉन्ड खरीदेंगे, तकरीबन 20-30 साल के बॉन्ड खरीदेंगे, तो उसमें जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से होने ही वाला है, जिसकी वजह से अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो जो बॉन्ड है वो क्रैश होने वाला है। अगर वो डिक्रीज होता है तो बॉन्ड मार्केट एकदम आउट परफॉर्म करने वाला है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड मार्केट है हमें उसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, हमें उसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यानी छोटे छोटे बॉन्ड खरीदने चाहिए। 3 साल के खरीद सकते हो आप, 5 साल के खरीद सकते हो आप, चाहो तो 1 साल के खरीद सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम इसमें शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड होते हैं उस पर इंटरेस्ट रेट का ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलेगा। ये मीन्स इस चीज़ की जो गारंटी है वो गारंटी मिलेगी आपको, जिसकी वजह से बेसिकली अगर हम देखेंगे तो आपके जो रिटर्न है वो थोड़े बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं, ठीक है। सो कुल मिला के हमें इससे ये चीज़ सीखने मिलती है कि हमें जो स्टॉक है उसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और बॉन्ड है उसमें हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जब तक हमें कोई लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती बॉन्ड मार्केट में, ठीक है। सो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए। और बाजू में जो बेल आइकन है, जो सब्सक्राइब बटन है उसके बाजू में बेल आइकन रहेगा, उसको भी दबा देना, ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आएगी। और हमारे चैनल के बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, एकदम मस्ट वॉच प्लेलिस्ट है। अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हो तो वो सब प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और थैंक यू सो मच इस चैनल को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।